हेलो एवरीवन। क्लास 8th एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे। हिस्ट्री हमारा चल रहा था। क्लास 8 की हिस्ट्री का 8th चैप्टर तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पुनर्जागरण के दौर को देखेंगे। राजा राम मोहन रॉय, रामास्वामी नायकर, भीमराव अंबेडकर, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फूले, इन सभी समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर होने वाला है। यहाँ चैप्टर का परिचय हमारे पास दिया गया है। परिचय के अंतर्गत जो पहले की स्थिति जो है वो दी गई है। यहाँ पर महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति यहाँ पर साझा की गई है कि लड़कियों को पहले जो है बहुत कम यहाँ पर शिक्षा का अधिकार था, और अगर कोई उस दौर में पढ़ भी लेती थी तो वो चोरी छुपके या फिर जो है घरों में ही पढ़ लेती थी। एक बड़ी समस्या ये थी कि आगे चल कर के जब पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ, एक इनलाइटमेंट का एरा जब आया, तो तब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि लड़कियाँ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो है वो उन्होंने जाना शुरू किया। कानूनी शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है। धीरे धीरे ऐसे नियम बनाए गए, विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, पुरुषों की तरह महिलाएं वोट डाल सकती हैं। इस प्रकार से महिलाओं के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई गई। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती थी, लेकिन एक बड़े समाज के ढांचे में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के अगर हम इस चैप्टर के परिचय को देखेंगे तो प्रारंभिक समय में हम देखेंगे कि भारत के अंतर्गत जो है 200 साल पहले तक हालात बहुत अलग थे। ज़्यादातर जो है छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों धर्मों में पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे। विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं, और सती की जो है प्रथा को महामंडित किया जाता था। सती जो शब्द है ये बेसिकली सदाचारी शब्द से लिया गया है। और संपत्ति में भी महिलाओं को बहुत सीमित अधिकार थे। महिलाओं की शिक्षा के अधिकार भी बड़े सीमित थे। यहाँ पर एक चित्र जैसे आप देखेंगे सती प्रथा का बनाया गया है। इसको यूरोपीय चित्रकार के द्वारा, जिसका नाम था बाल्थाजर सॉल्विन, उसके द्वारा बनाया गया है। सती प्रथा की बहुत सारी तस्वीरें बनाई गई हैं। ये पूर्वी समाज की बर्बरता को दर्शाती है। तो आप जानते हैं कि सती प्रथा एक कठोर प्रथा थी, और जो सामाजिक भेदभाव के तौर पर महिलाओं की स्थिति को जो है प्रारंभिक समय में प्रदर्शित करती है। तो इससे हमारे पास ये भी स्पष्ट होता है कि समाज महिलाओं के लिए कितना क्रूर रहा है। समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण खुद को ऊंची जाति मानते थे। व्यापार महाजनी जाति इसके बाद ब्राह्मणों के बाद आती थी, इनको वैश्य कहते थे। फिर सबसे निचले दर्जे के अंतर्गत बुनकर, कुमार, दस्तकार आते थे, इनको शूद्र कहते थे। और ये सभी जाति प्रथा का व्यवस्था जो है ये हायरार्की बनी हुई थी। जो काम शूद्र जाति के लोग करते थे उन्हें दूषित कार्य माना जाता था, और ऐसे कार्यों को केवल केवल जो है जो निम्न जाति के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता था। उनको भ्रष्ट जाति भी यहाँ पर कहा जाता था। इसलिए ऊंची जाति जो है निचले पायदान पर जो जातियां थी उनको अछूत मानती थी, और इन लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। स्वर्ण लोग यानी उच्च जाति के लोग जिन कुओं से पानी भरते हैं उन कुओं से पानी भरने की भी यहाँ पर अनुमति नहीं थी। और यहाँ हम अगर देखेंगे तो ऊंची जाति वाले जो तालाब, घाट वगैरह हैं उनका भी प्रयोग निम्न जाति के द्वारा नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ हमारे पास सबसे पहला हेडिंग है परिवर्तन के दिशा में कदम। तो परिवर्तन के दिशा में कदम को लेकर के धीरे धीरे आप एक बात समझेंगे कि पहले के दौर में जब आपने देखा, स्टार्टिंग इतिहास में हमने सबसे पहले पढ़ा शुरुआती दौर में, तो तब हम इतिहास में पढ़ रहे थे कि शुरुआत में इतिहास के अंतर्गत जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर कि पांडुलिपियों के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती थी। फिर धीरे धीरे पहले किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तकें छप रही थी। इन अखबार, पत्रिका, पुस्तक ये जो है बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषाओं में छप रही थी। इन अखबार पत्रिकाओं ने भी सामाजिक उत्थान में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि इनमें तमाम मुद्दों पर बहस होती थी, महिलाओं की स्थितियों पर चर्चा की जाती थी, जिससे इन अखबारों से भी एक सामाजिक परिवर्तन का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। इसी दौर के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार के समाज सुधारक और सुधार संगठनों की तरफ से जो महिलाओं के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क रखे जाते थे, उन्हीं तर्कवादियों में हमारे पास एक व्यक्ति आए, राजा राम मोहन रॉय।
राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पर भी हम फटाफट से उनके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज जिसको हम लोग कहते हैं। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि उनके पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन को नए ढंग से अपनाने को तैयार हों। तो राजा राम मोहन रॉय ने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, वेस्टर्न एजुकेशन का उन्होंने प्रसार किया। महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है, उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में लिखा था कि वे रसोई तक ही सीमित रह जाती हैं, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये राजा राम मोहन रॉय का मत था। विधवाओं की ज़िंदगी के बारे में बदलाव लाने की कोशिश, तो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि सती प्रथा के खिलाफ, इसलिए उन्होंने मुहिम छेड़ दी थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत, फारसी और अन्य यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए भी जो है सती प्रथा की आलोचना करने का प्रयास किया। 19वीं सदी तक हम देखते हैं कि भारतीय रीति रिवाजों की अंग्रेज सरकार भी आलोचना करती थी, अंग्रेजी अफसर भी आलोचना करते थे। राजा राम मोहन रॉय के परिणाम से ही, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ उन्होंने मिलकर के सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। राजा राम मोहन रॉय इस अभियान के लिए जो उन्होंने रणनीति बनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। जब वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के श्लोक या वाक्यों को ढूंढने का प्रयास करते थे, जिससे उनकी सोच का समर्थन करते हो ऐसे श्लोक को ढूंढते थे और इसके बाद वे दलील देते थे। उन्होंने रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के वे सदा खिलाफ रहे। यहाँ पर आपको एक त्यौहार का चित्र दिया गया है जिसमें लोग अपनी चमड़ी पर जो है एक कुंडा डाल करके झूले के माध्यम से लटक जाते थे। तो कुंडों पर झूलने का ये जो एक त्यौहार होता था, ये अजीब तरीके के पारंपरिक अनुष्ठान मान करके ये जो त्यौहार थे, इन त्योहारों की कटु आलोचना जो है यहाँ पर यूरोपीय अफसरों के द्वारा की गई। इस प्रकार के त्यौहार धार्मिक परंपरा के तौर पर इस प्रकार की चीज़ों पर जो है भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद काफ़ी सीमा तक प्रतिबंध लगा। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं, ये यहाँ पर जो है एक कॉलम दिया गया। अगर आप इस कॉलम से समझेंगे सती प्रथा की स्थिति को, तो यहाँ पे जो सती प्रथा का समर्थक है वो कह रहा है कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए हम उन्हें चिता की लकड़ी के साथ कसकर बांध देते हैं। आप बर्बरता समझ सकते हैं कि सती प्रथा की बर्बरता किस प्रकार की रही होगी। सती विरोधी ने कहा कि भाई आप लोगों ने महिलाओं को उनकी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका ही कब दिया, जब यहाँ पर उनको जो है पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उनके ज्ञान की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं, उनकी समझ की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो इस संबंध में तर्क यहाँ पर दिया गया है। ईश्वरचंद विद्यासागर का भी आपने नाम सुना होगा। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा विवाह के बहुत बड़े पक्षधर थे, उन्होंने इस संदर्भ में बहुत सारा कार्य किया और 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से ही विधवा विवाह कानून पारित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विधवा विवाह कानून जो है 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही यहाँ पर सफल हुआ। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो विधवा विवाह के पक्ष में चलाए जाने वाला आंदोलन जो देश के अन्य भागों में भी फैला, तो आपको ये लाइन जरूर नोट करनी है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु जो है, इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो आपको पूछेगा कि तेलुगु भाषी इलाकों में किसने विधवा विवाह का समर्थन में संगठन बनाया या किसने विधवा विवाह के लिए आवाज़ उठाई, तो वो यहाँ पर वीरेशलिंगम पंतुलु हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र दिया है। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और हिंदू धर्म को सुधारने का उन्होंने प्रयास किया था। धीरे धीरे अगर यहाँ पर आगे चल करके देखेंगे तो ईश्वरचंद विद्यासागर का भी हमारे पास एक चित्र दिया गया है। लड़कियाँ स्कूल जाने लगती हैं। उन्होंने कलकत्ता और बम्बई में बहुत सारे लड़कियों के स्कूल खोले। अन्य समाज सुधारकों ने इस दौर में लड़कियों के स्कूल खोले,
लेकिन समस्या ये थी कि 19वीं सदी के मध्य तक भी जब ये स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग इन स्कूलों से डरते थे। लोगों को भय था कि लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे, स्कूल जाने वाली लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। देखो भाई, इस संदर्भ में एक भारतीय विचारक हुए हैं, उनका मेरे को भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने इसी तर्क पर उन्होंने एक बात कही थी कि भाई समाज अपने आप में इतना क्रूर रहा होगा, जिस समाज ने ये कल्पना की कि भाई लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से नहीं गुजरने दिया जाना चाहिए, तो ये समाज अपने आप में इतना क्रूर रहा होगा कि उसे खुद पर भी ये विश्वास नहीं रहा होगा कि सार्वजनिक स्थानों से गुजरने पर लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। जब स्कूल खुले बहुत सारी लड़कियों के, तो ज़्यादातर लोगों ने लड़कियों के लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा समर्थन किया नहीं। हालांकि आपने देखा होगा कि लड़कियों ने चोरी छिपके पढ़ा। पिछले साल जो हमने यहाँ पर पॉलिटी की बुक पढ़ी थी 7th में, आपने उसमें राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा होगा, जो मैंने आपको बताया भी था। उन्होंने DA की लॉ में जो है वो लिखना पढ़ना सीखा। आखिर 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। आर्य समाज ने पंजाब में और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यहाँ अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कुरान शरीफ जो है वो पढ़ने लिखने पर मुहिम 19वीं सदी के आसपास चलने लगी, लेकिन उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रख दी जाती थी। अब इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछेगा कि मुस्लिम समाज में किसने जो है महिला शिक्षा पर आवाज़ उठाई थी, तो मुमताज़ अली का नाम आपको पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण नाम है भाई इस संदर्भ में। हिंदू विद्यालय की छात्राएं जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 19वीं सदी में जब स्कूल खोले गए तो आम तौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। तो ये आप इससे समझ पाएंगे भाई। महिलाओं की स्थिति के बारे में तो यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे आपको सबसे पहले एक नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। सारी मुस्लिम महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ महिलाओं के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, ये आपको याद रखना है। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ये नाम याद रखना है, बेगम रुकैया सखावत। अगर आपसे पूछेगा ये कौन थी तो ध्यान रखना, बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मुस्लिम समाज के अंतर्गत नाम याद रखना है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन का। ये एक इम्पोर्टेंट आपके पास नाम हो जाएगा। 1880 का दशक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिकाएं बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की, जिसमें इस पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ताराबाई शिंदे के द्वारा। उनकी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का एक अंश यहाँ पर लिया गया है। आप चाहें तो इस कॉलम को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति को लेकर के उन्होंने लिखा था। पंडिता रमाबाई संस्कृत की एक महान विद्वान थी। हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ये उनका मानना था, और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दे दी जाती थी।
वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो पंडिता रमाबाई ने महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। निराश्रित महिलाओं के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी भाई। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस दौर में, जिस दौर के अंतर्गत ऐसे समाज सुधारक हुए, उस दौर में जो रूढ़िवादी खेमा था, ये रूढ़िवादी खेमा जो है काफ़ी आग बबूला हो गया था। सीधी सी बात है कि इस तरह के परिवर्तन कुछ लोगों को स्वीकार नहीं थे, इसलिए वो इस प्रकार के परिवर्तनों से संतुष्ट नहीं थे भाई। देखने को क्या मिलता है कि बहुत सारे राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीकों को अपनाने लगी। ये सबसे आसान है भाई बोलना। जब भी किसी दौर में किसी रूढ़िवादी व्यक्ति को ये लगेगा कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि रूढ़िवादी व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, तो उसको लगेगा कि संस्कृति का हवाला तब आदमी देने लगता है कि संस्कृति भ्रष्ट होने लगी है, समाज इस प्रकार से बढ़ने लगा है। ये सारी जो है बेकार की बातें हैं, ये आप इन चीज़ों से समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। अगर हम आगे की बातों को देखेंगे तो कुछ पत्रिकाएं 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को जो है और अधिकार दिए गए। जैसे आप देखेंगे तो मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार, कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव महसूस करने लगी। 1920 के दशक के बाद राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने भी आश्वासन दिया कि सभी पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज के विरोध में संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए भाई। यहाँ एक बाल विवाह के विरुद्ध कानून, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये कितनी छोटी बच्ची है, इसका विवाह हो गया है। तो आप अगर इस स्थिति को समझ पा रहे होंगे तो महिला संगठनों ने इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में मजबूती से आवाज़ उठाई। लोग बाल विवाह जैसी परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी के लिए कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1929 के अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इसमें 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में ये उम्र बढ़ाकर 21 और 18 साल कर दी गई। लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल। इसके बाद हमारे पास आता है जाति और समाज सुधार भाई। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की, एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने में 1840 में बंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों ने बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। आप देख रहे होंगे कि कक्षा 7वीं से कक्षा 8वीं से भारत में जाति व्यवस्था को लेकर के बड़ी चर्चा जो है की जा रही है। इतिहास जाति व्यवस्था के बंधन को नहीं तोड़ पाया है भाई। हमने सती प्रथा के बंधन को तोड़ा। महिलाओं की शिक्षा में तुलनात्मक रूप से जो है वो कहीं ना कहीं हमने अच्छे स्तर पर वृद्धि दर्ज की है, लेकिन हम एक चीज़ में काफ़ी पीछे रह गए हैं, जो है हमारे समाज में जाति व्यवस्था। क्योंकि हमारे दिमाग में जो पूर्वाग्रह बने हुए हैं उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए हमारे पास जो है ये चैप्टर, इस प्रकार के सुधारवादी आंदोलन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको समझना, काफ़ी बार सोचना और अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निजी जीवन में भी हमें किसी भी शिक्षा का फ़ायदा तब मिलता है जब हम लोग उसे अपने जीवन में भी अपनाते हैं। तो आपको इस प्रकार की चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है।
अगर 19वीं सदी में ईसाई प्रचारकों की बात करें तो इन्होंने आदिवासी इलाकों में निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार बच्चों की बदलती दुनिया में इन्होंने अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़ करके भी जा रहे थे। नए कारखाने, नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी और धीरे धीरे जो है काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए, निम्न जातियों ने वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है यहाँ पर भ्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया जैसे बागानों में काम करने चले गए। निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट मिलने का मौका था, तो उन्होंने भारत में रहने से अच्छा जो है बाहर जाकर के मजदूरी करना स्वीकार किया। जॉन एलन ने इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था और उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। तो जो शब्द निचली जातियों के लिए दलित प्रयोग किया जाता है आज, उस दलित शब्द के कहीं गहरे अर्थ हैं भाई, ये आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो जूते कौन बनाते थे? यहाँ पर जूते बनाने वाला मदिगा समुदाय, यानी जो लोग जूते बनाते थे वो जानवर की चमड़ियों से जो है जानवर की चमड़ी से चमड़ा निकालते थे और चमड़े के जूते बनाते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर ऐसे जूतों की मांग जो है वो बढ़ने लगी और इस समय पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हुआ था भाई। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करेंगे तो अछूतों के संदर्भ में हमारे पास उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले लोगों में महार समुदाय के लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे भाई, तो आप B.R. अम्बेडकर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी जाती थी ताकि वे दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो भेदभाव की स्थिति को आप जो है यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। ये गुजरात के दुबला समुदाय के लोग हैं जो बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं, यहाँ पर चित्र आप देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समानता और न्याय की मांग। अब यहाँ आपको जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलेगा वो है यहाँ पर गुरु घासीदास। तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर के लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में ऐसा ही एक आंदोलन था जिसका नाम था सतनामी आंदोलन और इसकी शुरुआत की थी गुरु घासीदास ने। ये चमड़े के काम करने वाली जातियों को इन्होंने संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन इन्होंने छेड़ दिया था भाई। बंगाल के अंतर्गत हरिदास ठाकुर के नाम आपको ध्यान रखना है। ये एक एक पॉइंट आपको नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से क्षेत्र में किस किस के नाम यहाँ पर हमको बताए जा रहे हैं। तो पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर, इन्होंने मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादियों पर सवाल किए। तो हरिदास ठाकुर आपके बंगाल के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। गुरु घासीदास मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चला रहे हैं और इसी दौर के अंतर्गत केरल में एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता आदर्श को रखा। उन्होंने जाति भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच के भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, देखो ये पेपर में पूछा था आपके पास, UPSSC ने कनिष्ठ सहायक में पूछा था भाई। 21 का कनिष्ठ सहायक पेपर जो है, 21-22 का कनिष्ठ सहायक पेपर, उसमें देखेंगे आप, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये नारा श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया। नाम याद रखेंगे, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन घासीदास के द्वारा,
यहाँ पर पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के द्वारा आंदोलन किया गया और केरल के अंतर्गत एझावा जाति के श्री नारायण गुरु जो है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इस स्थिति को अपने आसपास के क्षेत्र में भी देख करके समझ सकते हैं कि जातिगत व्यवस्था की क्या स्थिति है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास गुलामगिरी ज्योतिबा के बारे में लिखा गया है। ज्योतिबा सबसे मुखर नेताओं में से एक थे भाई। निम्न जातियों के नेताओं में ज्योतिबा जो है वो सबसे न्याय संगत और सबसे तर्कशील व्यक्ति थे। अगर यहाँ देखा जाए तो ज्योतिबा फुले ने 1827 में इनका जन्म हुआ और ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए एक स्कूल में इन्होंने शिक्षा पाई। बड़े होने पर जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। ब्राह्मणों के इस दावे पर उन्होंने खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। भाई माना जाता था, देखो वैदिक उत्तर वैदिक काल से ये परंपरा चली आ रही है कि जो आर्य लोग हैं वो औरों से श्रेष्ठ हैं। जब भी व्यक्ति समाज एक समाज में ये बात आएगी तो उससे जो है ना टकराव की स्थिति बनेगी। यही टकराव की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ज्योतिबा ने इस बात का खुल करके जो है विरोध किया। देखो ज्योतिबा का कहना क्या था कि जो ब्राह्मण हैं वो स्वयं को आर्य कहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण स्वयं को आर्य कहते हैं। आर्य का मतलब क्या था? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कैसे? तो बुद्धि से श्रेष्ठ ये जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था। ज्योतिबा ने इस संदर्भ में अपने मत रखे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आर्य जो लोग थे जिन्होंने वेदों की रचना की वो मध्य एशिया से आए थे, बाहर से आए थे भाई। आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं थे। इस देश की मूल निवासी तो निम्न जाति मानी जाने वाली लोग थी, इसलिए ऊंची जातियों का जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, ये ज्योतिबा का यहाँ पर मानना था भाई। ज्योतिबा की पुस्तक थी गुलामगिरी। आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है मैंने आपको कि ज्योतिबा ने 1873 के अंतर्गत गुलामगिरी नामक किताब लिखी और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था। अमेरिका में दास प्रथा जो है ख़त्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था भाई। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसा आप उदाहरण के चलते ज्योतिबा के बारे में समझ सकते हैं कि उन्होंने उच्च और निम्न जातियों के बीच के संघर्ष के बारे में लिखा, तो ये यहाँ पर आपके पास दिया गया है। आगे चल कर के अगर हम बात करेंगे तो ज्योतिबा के आंदोलन के बाद अगर आगे हम देखेंगे तो 20वीं सदी में पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं का नेतृत्व चला। पहले अम्बेडकर और फिर इसके बाद नायकर के बारे में यहाँ पर दिया गया है और फिर हमारे पास कुछ और चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। तो अम्बेडकर के संदर्भ में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ कॉलम वगैरह अगर छूट रहे हैं तो कॉलम आप देखते हुए चलेंगे भाई किनारे से, जो भी कॉलम वगैरह हमारे पास यहाँ पर हैं। बात करते हैं मेन चीज़ों पर। हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये अंबेडकर का कथन था। इस बात को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये मदुरै मंदिर का जो है प्रवेश द्वार है। टॉमस डेनियल द्वारा जो है ये चित्र को बनाया गया है। मंदिर प्रवेश से आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भटकने तक की इजाज़त नहीं थी भाई। अंबेडकर के बारे में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में जब वो भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं स्थिति को। 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। बात आती है यहाँ पर गैर ब्राह्मण आंदोलनों में। आगे चल कर के हमारे पास एक व्यक्ति हुए वी पेरियार के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, उनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर ने जो है ना, वो अपने प्रारंभिक जीवन में एक सन्यासी थे। संस्कृत शास्त्रों का उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया था और बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी भाई। अब आप देख सकते हैं शुरुआती समय में पार्टी के अंतर्गत भी ऐसी विचारधारा थी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार को समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इस बात पर ध्यान रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो ध्यान रखना कि ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूती ही हैं, ये उनका कहना था। ब्राह्मणों ने अपने अधीन जो है अछूतों को किया है। उनका मानना था कि धार्मिक नेता, मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की कट्टर आलोचना की। खासतौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। ये देखेंगे तो ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई और निम्न जातीय नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन, आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्मपंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हो गई भाई। यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमको औपनिवेशिक काल तक चलते हुए दिखती हैं भाई। बात आती है यहाँ पर सुधारों के लिए संगठित ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, बलि के विरुद्ध इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं, परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज के विभिन्न धर्मों, आदर्शों, खासतौर पर हिंदुत्व, ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। ठीक है, ये केशव चंद्र सेन है, ब्रह्म समाज के मुखियाओं में से एक थे। डेरोजियो और यंग बंगाल आंदोलन 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। उन्होंने यहाँ पर जो है वो तमाम तरीके के परिवर्तनों को प्रोत्साहन दिया। जैसे उन्होंने जो है विद्यार्थियों जो परंपरा और रीति रिवाज हैं उन पर जो है उंगली उठाई, महिलाओं की शिक्षा की मांग की और इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य अभियान चलाए थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी अपने गुरु के नाम पर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हो गई थी। जातीय बंधनों को ख़त्म करने के लिए बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रयास किया। ये सभी चीज़ें आपको प्रार्थना समाज में ध्यान रखना है। वेद समाज की स्थापना 1864 के अंतर्गत हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने हिंदुत्व, अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन, ये सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं ने 1873 में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। सिख धर्म में अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, ऐसे आचरण गैर सिख समझती थी।
से मुक्त कराने का प्रयास किया और सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ये सभी आपको ध्यान रखना है। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन नेताओं द्वारा स्थापित जो है ये किया गया था भाई। काले गुलाम और गोरे बागान मालिक, ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक का अमेरिका का एक अंश लिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजी अफ्रीका पहुँचे, गुलामों का व्यापार शुरू हुआ। अफ्रीका से काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे, वहाँ गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है बागान गुलामों को पॉक फटने से लेकर देर रात तक काम करना पड़ता था। सही ढंग से काम न करने पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत बहुत सारे लोगों को संगठित होकर दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए अमेरिकी वासियों ने घोषणा पत्र को देखते हुए, क्या तुम्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आती, गेटिसबर्ग में दिए गए अत्यंत भावपूर्ण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं, लोगों को आह्वान किया। इसके अतिरिक्त आपको एक बात ध्यान रखना है कि धरती से जनता के लिए सरकार का नाश ना हो, ये जो है यहाँ पर नस्लीय समानता के लिए उन्होंने वचन रखे थे भाई। यहाँ पर तक आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंतर्गत। इनके संदर्भ में आपने इस चैप्टर में पढ़ा जो जो नाम मैंने आपको यहाँ पर, ये नाम यहाँ पर आपके पास पहले क्वेश्चन में लिखे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। इस चैप्टर को देखते हैं, इसमें हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करना है।